हाँ, तुम मुझसे बताओ, गोविंद क्या देख रहे हो बेटा? इस 1 घंटे में आपका एम क्या है? एम होना चाहिए ना लाइफ में। एम क्या है बताइए। बोलो भाई, कोई बोलो। गोविंद, आशीष। सर पढ़ाई करना। पढ़ाई करना, ओके ठीक है, पढ़ाई करना। तो पढ़ाई करने के लिए क्या होना चाहिए? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। कंसंट्रेशन नहीं होगा तो क्या होगा? फेलियर। ठीक है, फेलियर होगा। और इस दौरान जानते हो, जब क्वेश्चन पूछते हो तो लगता है कि इंसल्ट हो रहा है, ऐसा फील होता है? नो सर। नहीं, कुछ लोगों को तो होता ही है ना। और ऑर्डिनरी माइंड की बात कर रहा हूँ, होता है। इसीलिए तो बच्चे क्लास में क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, करेक्ट। लोग हंस देंगे, कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बच्चे स्टेज पे जाते नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर क्या होता है, इंसल्ट का भाव होता है, ठीक है। लेकिन अगर इन सबको समझते हुए हार्ड वर्क अगर करोगे तो हमारी सीढ़ी क्या हो जाएगी? सीढ़ी ऊपरी पावदान पा जाओगे। जब ऊपरी पावदान पा जाओगे तो यहाँ क्या लिखा है? सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। समझ में आ रही बात? हेलो, यस सर। ठीक है। तो इसी तरह ये जीवन में ये जो ये बनाया गया है सांप सीढ़ी का गेम जो बनाया गया है, ये सिंपल भी हो सकता था, लेकिन इसको इस तरीके से बनाया गया है कि बच्चे समझें कि लाइफ में क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, क्या नेगेटिव चीज़ें हैं। हार्ड वर्क पॉजिटिव है, इंसल्ट नेगेटिव है, फेलियर नेगेटिव है, सेल्फ कंट्रोल पॉजिटिव है, परफेक्ट गुरु को की तलाश करना एक पॉजिटिव है, जिससे अच्छा अगर गुरु मिलता है तो नॉलेज मिलता है। लाइफ में डायलेमा को ओवरकम करना है। लाइफ में प्लस माइनस होते रहेंगे, डिक्लाइन भी आएंगे, ठीक है। जो हैप्पीनेस, जो आदमी हैप्पी रहेगा, हाँ, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों, अगर हम हैप्पी हैं तो फिर क्या होगा, हम ऊपर जाएंगे, मतलब पॉजिटिव है, सीढ़ी की सारा ऊपर जाएंगे। जील मतलब उत्साह, तो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उत्साह आएगा, ठीक है। लाइफ में फिर डिस्ट्रक्शंस भी होंगे, बैक बाइटिंग भी होगी, ठीक है। और अगर इम्प्रॉपर डाइट नहीं लोगे तो हेल्थ डाउन होगा। मतलब ये सब सारी चीज़ें प्लस माइनस लिखा हुआ है इसमें, मतलब माइंड। समझ रहे हो मेरी बात? बोलो भाई। यस सर। हाँ, तो लाइफ में अगर जब सब कुछ अच्छा करते जाओगे, मतलब तो फिर क्या होगा इस लाइफ में, जो एक उद्देश्य होता है, जो 99 का जो चक्कर होता है, उससे मुक्ति पालोगे, है ना। ये कुछ आपकी उम्र में कुछ ज़्यादा ही लगता होगा, लेकिन अल्टीमेटली ज़िंदगी में जो लोग परेशान होते हैं ना, वो परेशानी नहीं होगी। कुछ लोग बहुत शांत होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि ये जो निगेटिविटी है उसको वो ओवरकम कर लाते हैं। चाहे बुद्ध हो, चाहे विवेकानंद हो, चाहे ऐसे जितने भी लोग हैं, उन लोगों ने ये सब चीज़ें, जो जो निगेटिविटी है उसको, आपके अंदर भी वो सारे गुण हैं, हमारे अंदर भी गुण हैं, लेकिन हम कितनी मात्रा में उसको हम अपने निगेटिविटी को ओवरकम करते हैं। कोई बच्चा कमज़ोर नहीं होता है, ये समझ लेना। लेकिन वो जैसे किसी से झगड़ा हुआ, वो झगड़ा कर लेगा, फिर उसके बदले की भावना होगी, ठीक है, फिर उसमें वो इन्वॉल्व होगा, फिर मतलब अपने आप को उसी चक्र में फंसता जाएगा। जितने भी सांप बने हुए ना, वो सब चक्र हैं, निगेटिविटी को इंडिकेट करते हैं। और जितनी भी सीढ़ियाँ बनी हैं, सब पॉजिटिविटी। जिस अगर मान लो बैड मैनर है, तो बैड मैनर क्या होगा, वो नीचे लेके जाएगा, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारे लेजीनेस है, देखो ये लेजीनेस है ना, लेजीनेस आपको नीचे ले जाएगी। अगर डिजायरनेस है, मतलब डिजायर की कमी है, उत्साह नहीं है ज़िंदगी में, अगर गुस्सा है तो आप नीचे जाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें निकल। अगर डर है, हाँ, चाहे एग्ज़ाम का डर हो, चाहे स्टेज पर बोलने का डर हो, चाहे क्लास में क्वेश्चन पूछने का डर हो, तो वो सब आपको कहाँ ले जाके जाएगा? देखो फेल्योर पे लेके आएगा, ठीक है। किसी चीज़ का एडिक्शन है,
कुछ बच्चे इसी उम्र में गलत एडिक्शन करते हैं, वो धूम्रपान वगैरह कुछ कुछ करते हैं, हाँ, या और भी किसी तरह का एडिक्शन है एडोलेसेंट एज में जो होता है ना। अगर वो एडिक्शन है तो फिर वो आप ज़िंदगी में निश्चित रूप से लूज़ करोगे, पीछे जाओगे। ठीक है, ये हमारा एक सोचा था पॉजिटिविटी के साथ इसको हम स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं टॉपिक पर आते हैं। ओके, बोलो भाई। ओके। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा है 12 मार्क्स का क्वेश्चन कवर होता है 12 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 12 मार्क्स। 12 मार्क्स का। ठीक है, हाँ 12 मार्क्स 12 मार्क्स एक ही है, तो 12 मार्क्स का क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं हम। ठीक है, और इसको पढ़ने का उद्देश्य क्या है? दिखाई दे रहा है सबको? स्क्रीन विजिबल है? बोलो भाई। यस सर, यस सर, यस सर। दिखाई दे रहा है ना? थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, पूरा स्क्रीन। तो लेसन का नाम क्या हमारा? वैसे तो हम पहले बता चुके हैं, क्या है? बोलो भाई, लेसन का नाम क्या है? सर इनकम डिटर्मिनेशन। वेरी गुड। तो हम पहले लिख लेते हैं इनकम डिटर्मिनेशन। ठीक है, इनकम को अब ये क्वेश्चन उठता है कि क्यों हम इनकम डिटर्मिनेशन कर रहे हैं। ठीक है, बोलो भाई। हम इनकम को नेशनल इनकम अकाउंटिंग में पढ़ चुके हैं। नेशनल इनकम अकाउंटिंग में हम नेशनल इनकम को किससे डिनोट करते हैं? NNPFC। ये क्या है हमारा? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम। ठीक है ना, याद है सबको? नेशनल इनकम यस सर। किस पर निकाला जाता है? फैक्टर कॉस्ट पे। हमेशा नेशनल इनकम किस पर होता है? फैक्टर कॉस्ट पे होता है। ठीक है, तो हमको उस नेशनल इनकम को फाइंड आउट करना है। ठीक है, जिससे इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या न हो, नहीं हो। समझ में आई बात? ठीक है, क्योंकि Yes, sir. इसी नेशनल इनकम का प्रयोग किस लिए किया जाता है? NNP बार बार लिख दे रहा हूँ ताकि आपको याद होता जाए। इसी नेशनल इनकम का प्रयोग किस लिए होता है? गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने में होता है। करेक्ट ना? बोलो भाई, होता है ना? और ये भी हम देख सके हैं हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर का जो क्षेत्र है, हाँ, तो हाउस होल्ड क्या करता है? सप्लाई करता है क्या? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बोलो भाई। यस सर। ठीक है, और ये क्या करता है? ये गुड्स को सप्लाई करता है। बोलो भाई। गुड्स एंड सर्विस। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या मिलता है? रिवार्ड मिलता है, हाँ, बोलो भाई। मिलता है कि नहीं मिलता यस है? सर। रिवार्ड मिलता है। रिवार्ड मतलब लैंड को क्या मिलता है? रेंट। रेंट वगैरह, रेंट। लेबर को क्या मिलता है? वेजेस। वेजेस। सैलरी। वेजेस। कैपिटल क्या मिलता है? इंटरेस्ट। वेरी गुड। और क्या बचा? एंटरप्राइज। एंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन कर लो। एंटरप्राइज, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्लिक एंटरप्राइज क्या मिलता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्या? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या हमारा है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। एंड दे आर गेटिंग रिवार्ड इन टर्म्स ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, जब ये पैसा मिलता है तो पैसे का क्या उपयोग है? ये खर्च करते हैं। क्या करते हैं? खर्च करते हैं। एक्सपेंडिचर करते हैं ना बेटा? ठीक है, यस सर। तो पहला काम क्या हुआ? प्रोडक्शन का। पहला काम क्या हुआ? प्रोडक्शन। तो यहाँ से क्या निकला? प्रोडक्ट मेथड। करेक्ट है। और जब प्रोडक्ट, कोई चीज़ प्रोडक्ट बनता है तो वैल्यू एडिशन होता है, तो इसी को हम वैल्यू एडिशन मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट मेथड को वैल्यू एडिशन मेथड। वैल्यू एडिशन। जब यहाँ पर इनकम जनरेशन हुआ तो दूसरा मेथड क्या निकल कर आया? दूसरा मेथड क्या निकल के आया? इनकम मेथड। एक्सपेंडिचर
एक्सपेंडिचर मेथड दूसरा। और तीसरा क्या हो गया? एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है। और यहाँ पर मतलब जो प्रोडक्शन हो रहा है वही कन्वर्ट हो रहा है इनकम में, और वही खर्च हो जा रहा है। कोई लीकेजेस नहीं है। क्या है? कोई लीकेजेस नहीं है। करेक्ट? समझ में आ रही बात? यस समझ में आ रही बात बेटा? बोलो भाई, बोलते सर। बोलते जाओ। हाँ, तो कोई लीकेज नहीं, इसलिए इनकम मेथड से जो भी रिजल्ट आएगा दैट इज इक्वल टू, सॉरी सबसे पहले प्रोडक्ट मेथड लिख दूँ। हाँ, क्योंकि यहीं से स्टार्ट ही हुआ ना। प्रोडक्ट मेथड से जो भी रिजल्ट निकल के आएगा वो इनकम मेथड के बराबर होगा, कोई लीकेजेस नहीं है, और वही एक्सपेंडिचर मेथड के बराबर होगा। करेक्ट ना? करेक्ट ना? बोलो भाई। यस। ठीक है। अब किसी कारण से इकोनॉमी में 1929 में डिसइक्विलिब्रियम आता है। डिसइक्विलिब्रियम आता है मतलब 3 तरह के जो मार्केट बनाए गए। मार्केट कितने प्रकार के बताए गए? प्रोडक्ट मार्केट, लेबर मार्केट और कैपिटल मार्केट। ठीक है? ठीक है, बोलो भाई। प्रोडक्ट मार्केट, लेबर मार्केट, इन तीनों के बीच में इक्विलिब्रियम होगा। मतलब जितना सामान 5 सामान बना, ठीक है, और 5 सामान बिक गया लेबर मार्केट, ठीक है, जितना सामान बना उतना ही सामान की डिमांड होगी मान लो। ठीक है, और जितना इन्वेस्टमेंट हम करना चाहते थे उतना ही इन्वेस्टमेंट हुआ। तो ये तीनों मार्केट का इक्विलिब्रियम होना बहुत ज़रूरी है, तभी इकोनॉमी मार्केट क्या होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। मतलब लेबर को जितनी तलाश थी जॉब की, जितने लोग थे, 5 लोग थे, 5 लोग को जॉब मिल गया, तो ये लेबर मार्केट सेटिस्फाइड। बोलो भाई। 5 लोग थे, 5 लोगों को जॉब मिल गया। ठीक है, 5 सामान था, 5 मान लो कि फुटबॉल का प्रोडक्शन हुआ, और 5 फुटबॉल का क्या हो गया? कंजम्पशन हो गया, मतलब डिमांड होगी। तो ये लेबर मार्केट, प्रोडक्ट मार्केट भी, वस्तु बाजार जिसको कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? वस्तु बाजार। प्रोडक्ट मार्केट वस्तु बाजार, श्रम बाजार हिंदी में कहते हैं श्रम बाजार, और कैपिटल मार्केट पूंजी बाजार। ठीक है, इसी तरह जितने डिमांड थी पूंजी की, है ना, उतना ही इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, जितनी डिमांड थी उसकी पूर्ति हो गई, तो ये हमारा कैपिटल मार्केट भी होगा। कैपिटल मार्केट भी इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। बोलो भाई। जैसे जॉब मार्केट, ठीक है, इसको ऐसे समझो, जितना तुम खाना चाहते थे उतना ही मम्मी रोटी बनाई, खुश हो ना? बोलो भाई। यस सर। तो उसी तरह से है कि जो जितना डिमांड है उसका, हर मार्केट की अपनी डिमांड होगी। चाहे लेबर की हो, लेबर की भी डिमांड होती है, लेबर की भी सप्लाई होती है। कैपिटल की भी डिमांड होती है, कैपिटल की भी सप्लाई होती है। प्रोडक्ट की भी डिमांड होती है, प्रोडक्ट की भी सप्लाई होती है। तो तीनों मार्केट क्या होगा? वो इक्विलिब्रियम में होगा। करेक्ट है? बोलो भाई, बोलिए। ठीक है, तो किसी कारण से जब ये डिसइक्विलिब्रियम हुआ ना, तो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या आ गई। किसकी समस्या आ गई? बोलते जाएंगे मेरे साथ तो मुझे समझ में आया कि हाँ नेटवर्क में हो और सुन रहे हो। 1929 में अमेरिका में, यूएसए में क्या हुआ? मास लेवल पर अनएम्प्लॉयमेंट हुआ। और उसका कारण था कि जो एक नियम उन्होंने माना था ना, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, कि पूर्ति अपने मांग का सृजन स्वयं करती है। ठीक है, कि चीज़ों का प्रोडक्शन होगा और उसकी डिमांड हो ही जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो इसी समस्या का जो, अब इतना देखो पढ़ना है नहीं आपको, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रहा था ताकि चीज़ों को लिंक कर पाओ। इतना आपको पढ़ना नहीं है, बस आपको इतना ही समझना है कि डिसइक्विलिब्रियम अमेरिकन इकोनॉमी में आया, और उस डिसइक्विलिब्रियम की वजह से प्रोडक्ट मार्केट, लेबर मार्केट और कैपिटल मार्केट का जो एस्टेब्लिशमेंट था वो इक्विलिब्रियम में नहीं हो पाया। उसके कारणों को भी नहीं जानने की ज़रूरत है, और इसलिए अमेरिकन इकोनॉमी को इस समस्या से बाहर निकालने के लिए किन्स ने अपनी एक थीसिस दी। किसने? किन्स ने, J.M. किन्स इनका नाम था।
हाँ, जॉन मेनियार्ड किन्स, जेम किन्स, उन्होंने किताब लिखी 1936 में। इसका नाम था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, शॉर्टकट में लिख रहे हैं, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ओके, उन्होंने एक 1936 में किताब लिखी और उसी किताब का जो जिस्ट है, उसी किताब के आधार पर इस लेसन को रचा गया है। और ये परफेक्टली एक बिल्कुल मॉडल नहीं हो सकता है किसी भी इकोनॉमी के लिए। एक प्रिस्क्रिप्शन बताया गया अमेरिकन इकोनॉमी को उस समस्या से बाहर निकालने के लिए, गवर्नमेंट एक तरीका बताया गया। तो उस तरीके के आधार पर आज भी हम देखते हैं कहीं ना कहीं पार्शियली ही सही, कहीं ना कहीं ये इकोनॉमी को हेल्पफुल बता रहा है, इकोनॉमी को हेल्प कर रहा है। जैसे कोविड के समय में हमारे सामने समस्या थी, कोविड के समय में तो समस्या क्या थी कि चारों तरफ लॉकडाउन हो गया। तो वैसे में क्या हुआ, सरकार ने डिमांड को नहीं कम करने के लिए, परचेजिंग पावर बनी रहे, प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती रहे, सरकार ने ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। ठीक है, जितना भी रोड का रेवोल्यूशन हुआ है हमारे देश में वो सब कोविड काल में बहुत तेज गति से हुआ। रोड का कंस्ट्रक्शन भी हुआ, सड़कों पर लोग आ नहीं जा रहे थे, तो उसका एक मतलब एक डिसास्टर भी एक अपॉर्चुनिटी होता है कैसे, वो देखने को मिलता है। समझ में आ रही बात? मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो भाई, बोलो भाई, हेलो, बोलोगे भाई तभी समझ में आएगा, आगे बढ़ पाऊंगा मैं। हेलो गोविंद, अनीस, ऐसे मैं तो हूँ, बाकी लोग पता नहीं। ग्रुप में दिखाई नहीं दे रहे हैं क्या? तो है तो सही बट अच्छा अच्छा अच्छा, चलो चलिए। तो अब उसी समस्या के समाधान के लिए किन्स ने एक मॉडल दिया, जिसको हम मॉडल का नाम देते हैं क्या, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई मॉडल। ठीक है, बोलो, समझ में आई बात? तो इस मॉडल को समझने के लिए सबसे पहले तो जानो कुछ तो कीवर्ड्स होते हैं। तो पहले क्या करो, कीवर्ड्स को ध्यान रखोगे। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? तो कीवर्ड्स में क्या है, एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट सप्लाई क्या है, फिर कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, इस जितने भी कंपोनेंट हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, इफेक्टिव डिमांड, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक, मैं आपको बोलता हूँ सवेरे उठते हो ना, तो ऐसे ही कीवर्ड्स को हर लेसन में कीवर्ड दिए होते हैं, हर लेसन के कीवर्ड्स को आप लोग याद कर लो। समझे, पहला काम ये करो। ठीक है, तो कल क्या करोगे, मुझे आप भेजोगे, आज पढ़ लोगे और सवेरे उठो तो यही काम क्या करो कि रिमेंबर कीवर्ड्स। समझ में आई बात? रिमेंबर कीवर्ड्स, व्हाट अ पॉइंट। हाँ, तो पहला आज का कीवर्ड क्या है, एग्रीगेट डिमांड। मुझे कोई बताएगा एग्रीगेट डिमांड क्या है? बोलो, बोलो भाई। सर टोटल डिमांड ऑफ इन 1 ईयर। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड क्या बताता है, टोटल डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, टोटल शॉर्टकट में टोटल डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ पर कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि गुड्स लिखें या केवल सर्विसेज लिखें, तो ये ध्यान रखिए गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। ठीक है, टोटल डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो, टोटल डिमांड, जहाँ भी ये प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ भी कहीं डिमांड हो रही है, तो सबको
एक्सप्रेस सबको ये कंसिडर करता है, ठीक है। अब इसको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है? इसको एक्सप्रेस किया जाता है टोटल एक्सपेंडिचर के टर्म में। तो इट इज एक्सप्रेस्ड इट इज एक्सप्रेस्ड इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, याद रहेगा गोविंद? इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। तो 2 पॉइंट याद रखना। एग्रीगेट डिमांड, इसको ऐसे लिख लेना। एग्रीगेट डिमांड में 2 पॉइंट क्या होगा? पहला, ऑल टोटल डिमांड याद रहेगा आपको, हाँ, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, जब आप पढ़ो ना तो इसको डायग्राम बना के कर लिया करो। ये पूरा वर्ड ना लिख के केवल ये एग्रीगेट डिमांड क्या है? टोटल डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, एंड एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। समझ में आई बात? ठीक है, समझ में आ रही है बेटा? समझ में आ रहा है बेटा? चलो, यस सर। ठीक है। अब कंपोनेंट्स, अनीस। यस सर। हाँ, सुन रहे हो बेटा? यस कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। और किसी का भी नाम लो ना तो वो पता चलेगा ही नहीं। हाँ, क्या बोलो? सर और किसी का भी नाम ले पता तो चलेगा ही नहीं। समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा? कोई आएगा? सर ये बोल रहा है, सर मैं बोल रहा हूँ सबका एक नाम लो, पता तो चलेगा ही नहीं है। ओके ओके ओके, चलो ठीक है। चलो, अब इसके बाद ये बोल बच्चे नहीं समझेंगे तो अब क्या मैं करूँ बताओ। चलो, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड कौन है? कुछ में कौन बताएगा? बताओ, बताइए। कंपोनेंट, प्राइवेट हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। हाँ, प्राइवेट हाउस होल्ड कंज्यूमर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। ऑफ कोर्स ये हाउस होल्ड होता है, हाउस होल्ड होता है, ठीक है, हाउस होल्ड होता है, ब्रैकेट में लिख दो हाउस होल्ड। इसका मतलब ये होगा प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, बाय द हाउस होल्ड। किसके द्वारा होता है? बाय द हाउस होल्ड, ठीक है, करेक्ट ना? अच्छा, इससे पहले मैं अगर इसको लिख दूं, एडी को ऐसे लिख दूं तो कितना अच्छा लगेगा? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। करेक्ट, हाँ, इसको अभी यहीं से निकल के आएगा। सी क्या बताता है? प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हाँ, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड, ठीक है, हाउस होल्ड, करेक्ट है? यस सर, यस सर। अब ये कैसे डिटरमाइन किया जाता है? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द इकोनॉमी, इनकम माइनस टैक्स से इकोनॉमी, ठीक है। पर्सनल डिस्पोजेबल जो भी हम हाउस होल्ड के द्वारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया जाता है वही डिस्पोजेबल, उसी के लिए वर्ड एक यूज किया जाता है, डिस्पोजेबल। तो टोटल डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द हाउस होल्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है ना, उसी को हम कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और ये डिटरमाइन कैसे किया जाता है? बाय द लेवल ऑफ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है, ठीक है, यस सर, करेक्ट है। और माइंड दूसरा क्या है? आई, सर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, हाँ, आई, इसको कहते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, करेक्ट है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये कौन करता है? इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूसर करता है ना बेटा, बोलो। यस सर, ठीक है, तो प्राइवेट जो है ये क्या है? द एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर
of household and private investment। सर और ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट भी होती है? अभी हम उसके बारे में अलग से बताएंगे। टू तो दो होती है अलग से। टू परचेज गुड्स, अभी जल्दीबाजी में कंफ्यूज होगा। सर्विस दैट एड्स टू देयर स्टॉक ऑफ, फिर से दोबारा हम इसको बोल देते हैं कैपिटल, ठीक है। इसी को हम कहते हैं टर्म्ड एज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और ये डिपेंड करता है क्या, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, ये ध्यान रखना। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हम जिसको प्रोड्यूसर कहते हैं वो भी हाउस होल्ड का ही हिस्सा है, ठीक है। और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं या जो कंपनीज ओनर हैं, उनके द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, दोनों हम और आप भी तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ना बेटा। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में हम क्या शामिल करते हैं, इट इज एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड एंड प्राइवेट इन्वेस्टर्स टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज दैट एड्स टू देयर स्टॉक ऑफ कैपिटल। इसी को हम कहते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और ये किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। मतलब हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ, ये समझ लो, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ, हाई हुआ, तो फंड की डिमांड कम होगी और स्टॉक का एडिशन कम होगा। एक मिनट रुक जाना बेटा, एक मिनट थोड़ा होल्ड करना। चलो भाई, थोड़ा घर का सिस्टम भी तो ठीक करना होगा। आवाज़ आ रही है? यस सर। चलो, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या था बेटा, एक्सपेंडिचर ऑफ अ हाउस होल्ड एंड प्राइवेट इन्वेस्टर्स, ठीक है। किसके द्वारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, जिसको हम आई कहते हैं। इसके दो कंपोनेंट हुए, कौन कौन हुए, एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड, बाई हाउस होल्ड, ठीक है, और क्या है, प्राइवेट इन्वेस्टर, करेक्ट है। इसको ऐसे कर लिया, पूरे को आप इस तरह से, इसके इस रूप में, फिर इसको जैसे बताया इसको इस रूप में, ठीक है, ऐसे करना, ठीक है, छोटा छोटा, समझ में आई बात? यस सर। ठीक है ना, इसको इस तरह से पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। इसके बाद तीसरा हमारा क्या है, जी, क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है, नेटवर्क का इशू थोड़ा रहता साफ है। नहीं दिख रहा। यस सर, समझ रहा है, दिखाई दे रहा है? लग रहा है तो नहीं, अभी भी नहीं दिख रहा। चलो, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बताओ क्या होगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बोलो। गवर्नमेंट जितना खर्चा करती है, हाँ, गवर्नमेंट भी जो है वो खर्चा करती है किस चीज़ पर, गवर्नमेंट भी परचेज करती है कंज्यूमर गुड्स का, ऑन परचेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स। बोलो भाई, करती है कि नहीं करती है, अपने ऑफिस के लिए, है ना। तो वहाँ भी गवर्नमेंट खर्चा करती है, परचेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स। और इन्वेस्टमेंट भी करती है, सड़क वड़क बनवाना, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी करती है, करेक्ट है, बोलिए बोलिए। यस सर। ठीक है, अब ये गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है, जो कि परचेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, दोनों काम करती है गवर्नमेंट कंज्यूमर गुड्स का भी करती है परचेज और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी करती है। तो कंज्यूमर गुड्स पर जो परचेज करती है तो उसमें भी खर्चा होता है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी होता है, इन्वेस्टमेंट करती है तो उसमें भी खर्चा है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ये है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड के द्वारा ये किया जाता है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स के द्वारा किया जाता है। और एक क्या पहला क्या था, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो कि हाउस होल्ड के द्वारा किया जाता है और जिसको मेजर किया जाता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम से। ये तीन चीज़ें हमने देखा, ठीक है। अब ये बताओ, ये गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है
और प्राइवेट एक्सपेंडिचर के बीच में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इसमें क्या डिफरेंस है बेटा? प्राइवेट वाले का एम होता है प्रॉफिट और गवर्नमेंट का सोशल वेलफेयर। शाबाश, वेरी गुड। प्रॉफिट होता है किसका? प्राइवेट वाले का, ठीक है, जबकि गवर्नमेंट का वेलफेयर होता है। मोटिव क्या होता है? वेलफेयर होता है। मतलब प्रॉफिट का मोटिव नहीं होता है। करेक्ट ना? ठीक है। अब आते हैं अनीस की बात पर। अनीस ने क्या कहा था? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ठीक है। इंक्लूडेड भी तो होता है, एक इंक्लूडेड से ऑटोनोमस होता है। हम अभी इंक्लूडेड नहीं होता, इंड्यूस्ड होता है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट, अब देखो हम ऑटोनोमस क्यों पढ़ रहे हैं? इन्वेस्टमेंट को हम दो क्लासिफाई करते हैं। इन्वेस्टमेंट को दो भाग में, एक क्या है? ऑटोनोमस और दूसरा है इंड्यूस्ड। मतलब जो प्रॉफिट से प्रेरित हो उसका ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा, और जो ऑटोनोमस से उसका ग्राफ इस तरह बनेगा। करेक्ट है? बोलो भाई। यस सर। ठीक है। तो ये ऑटोनोमस जो है वो कौन कर सकता है? जिसका प्रॉफिट का मोटिव नहीं है, नो प्रॉफिट मोटिव। इंड्यूस कौन करेगा? जो विद प्रॉफिट मोटिव, जिसका प्रॉफिट का मोटिव है। हाँ, करेक्ट। तो अभी अभी आपने डिस्कस किया, तो प्रॉफिट मोटिव किसका है? इंड्यूस कौन करेगा? प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट है और ऑटोनोमस ये गवर्नमेंट। समझ में आ गया? करेक्ट ना? समझ में आ रहा बेटा? तो अब इसका डेफिनेशन याद रखना पड़ेगा। तो क्या बोलोगे? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द पोर्शन ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट दैट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंज इन द लेवल ऑफ इनकम और आउटपुट। जैसे इनकम, देखो इसमें इनकम और आउटपुट के चेंज होने पर भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, एज इट इज है ये, है ना? इनकम इधर है, एक्स एक्सिस पर इनकम लिया, इनकम के चेंज होने पर भी इन्वेस्टमेंट फिक्स है। इसी बात को कहा जा रहा है कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द portion of total investment that is not influenced by changes in the level of income or output in an economy. ठीक है? It is independent of current economic conditions. ठीक है? समझ में आई बात? और इसको ये किस चीज़ से इस प्रभावित होगा? तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, बिजनेस एक्सपेक्टेशंस एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। ठीक है? मेरी बात समझ रहे हैं? यस सर। हाँ, इसको ध्यान रखिएगा। अब तो ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, और तो गवर्नमेंट करेगी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है। देखो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की बात क्यों आई है? इसलिए आई है कि हमने बताया कि 1929 में पूरी इकोनॉमी रिसेशन के दौर से गुजर रही थी। मतलब इकोनॉमिक निगेटिविटी ओवर प्रोडक्शन, नो डिमांड, लो एम्प्लॉयमेंट लेवल, ये कंडीशंस थी 1929 में लीडिंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड दैट इज यूएसए। ये था। तो इसी का समाधान निकालने के लिए उन्होंने किस वर्ड का यूज किया? ऑटोनोमस। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का कोई मोटिव तो है नहीं, ऐसे में कौन प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करेगा? क्योंकि उसमें डिमांड ही नहीं है। तो प्रोडक्शन क्यों करेगा जब उसके जो प्रोडक्शन करेगा उसकी डिमांड ही ना हो? तो ऐसे समय में किन्स ने बताया कि ऑटोनोमस। और यही काम हमने कोविड के समय में भी किया, जब हम डिमांड को कम नहीं होने दिए हम। और डिमांड को मेंटेन करने के लिए हमने क्या किया? हाई लेवल ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट, हार्बर्स। ठीक है। और लोग, प्रधानमंत्री मोदी जी का एक बहुत ही फेवरेट स्कीम था जन धन योजना। क्या? जन धन योजना। ये जानते हो?
जनधन योजना में क्या था कि जो बीपीएल वाले लोग हैं, उनके गरीब जो लोग हैं, उनके अकाउंट में कुछ पैसा जमा करवाना, ताकि इनके पास जब पैसा आएगा तो पैसे से परचेज करेंगे, मतलब खर्च करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर डिमांड होगा, तो फैक्ट्रियाँ क्या करेंगी, प्रोडक्शन करेंगी तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो जो कोविड के समय में जो घरों में बंद थे, वो उस चक्र से बाहर लोग निकलेंगे। डिमांड अगर कम हो जाएगा तो इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा ऑटोनोमस क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, हमने बताया कि कारण क्या था कि ऑटोनोमस वर्ड यूज करने का। ठीक है, अब आते हैं एग्रीगेट सप्लाई। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई क्या है, जैसे वहाँ एग्रीगेट वर्ड के लिए आपने टोटल यूज किया ना डिमांड में, चाहे वो एडी हो चाहे एएस हो। एग्रीगेट का मतलब क्या हुआ, टोटल। ठीक है, बोलो। यस सर। चलो, तो एग्रीगेट सप्लाई का मतलब हुआ, एग्रीगेट सप्लाई टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। टोटल सप्लाई। वेरी गुड, टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बोलो पॉइंट, बोलो भाई। यस सर। यस सर। यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। यस सर। स्क्रीनशॉट एक ले लेना बेटा, कौन कौन से पार्टिसिपेंट हैं, तो स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना। ठीक है, ओके। हाँ, एक शॉट अपना स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे भेज यस दो। सर। ठीक है, टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, याद रखना, टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेड अवेलेबल बाय all the producers in the सप्लाई कौन करेगा, प्रोड्यूसर ही तो करेगा। बोलो भाई, बोलो। यस सर। ठीक है, और इसको 3 फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, 3 फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। फिर से देखो, एग्रीगेट सप्लाई क्या है, टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेड अवेलेबल बाय ऑल द प्रोड्यूसर्स इन द इकोनॉमी, ऑल द प्रोड्यूसर्स ओके इन द इकोनॉमी। इसको 3 तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है। पहला क्या है, मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पहला क्या है, 3 तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। पहला क्या है, मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ ईयर इन एन इकोनॉमी। ठीक है, दैट इज नेशनल इनकम। करेक्ट है, बोलो भाई। यस सर। यस सर। दूसरा फॉर्म क्या हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ टोटल इनकम, इन द फॉर्म ऑफ टोटल इनकम। पहला क्या है, मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ ईयर इन एन इकोनॉमी, दैट इज नेशनल इनकम, मनी वैल्यू। ठीक है, जो भी प्रोडक्शन हुआ उसका मनी वैल्यू, 5 पेन का प्रोडक्शन हुआ और एक पेन का दाम 5 रुपये, तो ये 25 रुपीज़, ये इस तरीके से। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, दूसरा तरीका क्या प्रेजेंट करने का, मेरी बात समझ रहे हो? बोलो भाई, एग्रीगेट सप्लाई को दूसरा तरीका क्या प्रेजेंट करने का, y = C+S। टोटल इनकम के 2 ही कंपोनेंट होंगे, या तो पैसे को पूरा कंजम्पशन किया जाए या तो सेविंग किया जाए। तो कंजम्पशन और सेविंग, घर में पापा पैसा कमाते हैं तो या तो कंजम्पशन होता है, टीवी फ्रिज साइकिल फ्रिज है ना कंजम्पशन, या तो पैसा बैंक में सेविंग होता है। तो इनकम के 2 कंपोनेंट इस तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है एग्रीगेट सप्लाई को, क्योंकि जो पैसा पाते हैं वही तो खर्च होता है, तो सेविंग में खर्च हो रहा है और सेविंग में और कंजम्पशन में खर्च हो रहा है। करेक्ट ना? बोलो भाई। यस सर।
यस सर, यस सर। ठीक है, तीसरा तरीका क्या है? पहला क्या था? मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ ईयर इन एन इकोनॉमी, दैट इज नेशनल इनकम। दूसरा तरीका क्या था? इन द फॉर्म ऑफ टोटल इनकम, मतलब कंजम्पशन प्लस सेविंग। तीसरा तरीका क्या है? इन द फॉर्म ऑफ मिनिमम इनकम, ठीक है, विच फॉर्म विल रिसीव एज सेल प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब पैसा जो प्रोडक्शन हुआ उसको बेचने से कितना हुआ, एक तो उसका वैल्यू है, दूसरा उसको बेचने से। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? मिनिमम मिनिमम इनकम, मिनिमम इनकम, मिनिमम इनकम which the firm will receive, which the firm will receive as sale proceeds from sale of goods and सर्विसेज। समझ में आ रही बात? तीनों में अंतर समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, एक आपने जो परचेज किया उसकी जो कीमत है वो, मेरी बात समझ रहे हो? मनी वैल्यू क्या? मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ ईयर इन इकोनॉमी। ठीक है, ये क्या है? इनकम है। इनकम के दो तरीके हैं, या तो कंजम्पशन पर खर्च हो या तो सेविंग पर, तो C+S के रूप में। एक ये क्या है? ये एक्सपेंडिचर की फॉर्म में, ये इनकम के फॉर्म में, ये एक्सपेंडिचर की फॉर्म। करेक्ट है? बोलो भाई। ये प्रोडक्ट मेथड के माध्यम से, ये एक्सपेंडिचर मेथड के माध्यम से, और ये इनकम मेथड के माध्यम से, जो कि हमने स्टार्टिंग में बताया था। करेक्ट है? बोलो। यस सर। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म किन्स ने प्रयोग किया, इफेक्टिव डिमांड। क्या है इफेक्टिव डिमांड? 4-5 साल पहले लगातार ये क्वेश्चन पूछा जाता था, अभी बीच में 2-3 साल से गैप हो रहा है। इफेक्टिव डिमांड, ठीक है, ये किन्स कहते हैं कि जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड इक्वल होता है एग्रीगेट सप्लाई के। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई की लाइन ऐसे जाती है और डिमांड की लाइन ऐसे जाती है। ठीक है, तो जहाँ पर दोनों इक्वल होते हैं उसी को उन्होंने कहा कि इफेक्टिव डिमांड। ठीक है, बोलो। ब्रेक इवन पॉइंट हो गया ना सही? हाँ, तो ब्रेक इवन पॉइंट हो गया ना? नहीं बेटा, ब्रेक इवन पॉइंट एडी है ना। ये ब्रेक इवन पॉइंट कब होता है? अच्छा, जब ये लाइन ऐसे होती है और दूसरी लाइन सी की होती है। अच्छा। ठीक है ना? तो ये यहाँ पर क्या होगा? ये ब्रेक इवन, देखो तुम पूछ दिए तो ब्रेक इवन पॉइंट, और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है y0। ठीक है, ये एडी होता है, यहाँ एस कॉमन है, एस या वाई। देखो, देखा होगा आपने एस और वाई। इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने लिखा था कि एस और वाई भी लिखा जाता है ना। ठीक है, ये तीनों तरीके से, तीनों अप्रोच है। ठीक है, चलिए, तो हमारा क्या कहता है कि इफेक्टिव डिमांड क्या कहता है? इफेक्टिव डिमांड बताता है कि वो पॉइंट जहाँ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होते हैं, ये पॉइंट। ठीक है, मतलब वो लेवल है, सॉरी, जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? इफेक्टिव डिमांड। उसी को क्या कहते हैं? इफेक्टिव डिमांड। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है इफेक्टिव डिमांड। ठीक है, समझ में बात? ठीक है, अब आते हैं दूसरे टर्म पर, बात करते हैं कंजम्पशन फंक्शन पर। ये भी तो जानना जरूरी है ना कि कंजम्पशन आखिर कैसे चलता है, कैसे काम करता है। हम डिमांड की बात कर रहे हैं, डिमांड में सी है ना, C+I+G+S है। तो ये सारे कंपोनेंट, आखिर सी कैसे काम करता है, आखिर आई कैसे काम करता है, आखिर जी कैसे काम करता है, एस कैसे काम करता है, ये सब जानना पड़ेगा ना। बोलो भाई। तो कंजम्पशन क्या होता है? कंजम्पशन इज नथिंग बट अ सी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई। सी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई। ठीक है, तो ये
इनकम और कंजम्पशन का रिलेशनशिप बताता है। कंजम्पशन और इनकम का रिलेशनशिप बताता है। ये क्या बताता है कि कंजम्पशन विल फंक्शन व्हेन इनकम इज चेंजिंग। कंजम्पशन विल फंक्शन व्हेन इनकम इज चेंजिंग। तो इनकम अगर बदल रहा है, इनकम अगर बढ़ रहा है तो क्या हो, कंजम्पशन बढ़ेगा। ठीक है, इनकम अगर घट रहा है तो कंजम्पशन भी घटेगा। करेक्ट ना। लेकिन अगर इनकम जीरो होगा तो कंजम्पशन भी जीरो होगा, ये कोई जरूरी नहीं। करेक्ट ना। हम किसी से मांग के चला लेंगे काम, हमारे पास पुरानी जो पैसे सेविंग में होंगे उससे काम चला लेंगे हम। करेक्ट ना। तो यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आता है इसी से कि जब इनकम जीरो होगा तो कंजम्पशन जीरो नहीं होता है। जो बेगर्स होते हैं उनकी इनकम जीरो होती है लेकिन उनका कंजम्पशन जीरो नहीं होता है। वो कहीं कमाते वमाते नहीं है, वो क्या करते हैं, मांग के काम कर लेते हैं। या आप किसी महीने में किसी एम्प्लॉय की सैलरी नहीं मिले तो उसकी इनकम तो जीरो हो गई इस महीने की, लेकिन पुराने इनकम को जो उसने सेव किया हुआ है, ठीक है, जो वेल्थ क्रिएट किया हुआ है, उससे वो काम चलाता है। करेक्ट है ना। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आया, ऑटोनोमस का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, क्या आता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो ये कैसे काम करता है, ठीक है, उसको किन्स ने एक इक्वेशन के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। C इजिकल टू सी बार प्लस बी वाई। ठीक है, ऐसे C इजिकल टू सी बार प्लस बी वाई, इस इक्वेशन के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। अब इस इक्वेशन में C तो आप देख चुके हो, C इजिकल टू फंक्शन ऑफ वाई। ठीक है, तो C तो आप जान चुके हो कंजम्पशन है। C बार को देखते हैं। C बार क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन। करेक्ट है। B क्या है, यस सर। मार्जिनल प्रोपेंसिटी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, समझ में आ रही बात, बोलो भाई, बोलिए। यस सर। हाँ, ऑटोनोमस कंजम्पशन जो है आप समझ गए, वो मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन की बात करता है जब इनकम जीरो हो। इसको ब्रैकेट में लिख दो ताकि कंफ्यूजन ना। मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन, मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन व्हेन इनकम, व्हेन वाई इज इक्वल टू जीरो। करेक्ट है, बोलो भाई, बोलिए बेटा। यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और वाई तो मालूम ही इनकम है। तो एक टर्म था आया उसमें, इस इक्वेशन में C इजिकल टू सी बार प्लस बी वाई में B एक टर्म आया था। क्या आया था, B आया था ना, बोलो भाई, बोलो भाई, B एक टर्म आया था ना। B क्या है, यस सर आया। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। करेक्ट है। तो ये एमपीसी हो गया ना? हाँ बेटा, MPC है। ठीक है, ठीक है। यस तो सर। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या होता है, कंजम्पशन लेवल एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। इनकम का अलग अलग लेवल, कंजम्पशन का अलग अलग लेवल, मतलब तीव्रता। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्रोपेंसिटी क्या कहते हैं, तीव्रता। तीव्रता के दो पैमाने, प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन जो है, प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, इसके दो कंपोनेंट हैं। एक मार्जिनल का कंपोनेंट है और दूसरा एवरेज का कंपोनेंट। करेक्ट है, बोलो भाई, बोलो भाई, यस सर। समझ में आई बात, समझ में आई बात। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है कि इनकम चेंज हो रहा है तो कंजम्पशन भी चेंज हो रहा है।
ठीक है, द चेंज इन इनकम लीड्स टू द चेंज इन कंजम्पशन एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एड्रेस व्हाट इट इज इंडिकेटेड थ्रू डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। ठीक है, इनकम चेंज होगा, इनकम में जितना गुना परिवर्तन, जितना डेल्टा मार्जिनल चेंज इन इनकम विल लीड्स टू मार्जिनल चेंज इन कंजम्पशन, मेजर चेंज इन मेजर, तो हम मार्जिनल की बात करते हैं, स्मॉलेस्ट चेंज को भी एड्रेस कर रहा है। और एवरेज क्या है, रेशियो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम, जिस लेवल पर इनकम को हम मेजर कर रहे हैं उसी लेवल पर कंजम्पशन का लेवल क्या है, उसी को हम पीसी के द्वारा दिखा सकते हैं सी बाई वाई के रूप में। समझ में आई बेटा बात? ठीक है, बोलो भाई। यस सर। स्टॉप कर दिया जाए बेटा आप, क्योंकि सर आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है सर। मैं तो बोल दूंगा। हाँ, मुझे तो काम पढ़ाना ही है। मैं तो फास्ट में भी, आज नवरात्र है ना, नवरात्र का आज मेरा फास्ट होता है, फर्स्ट और लास्ट। सर मेरा भी है सर। हाँ, लेकिन तुम तो शांत, हम तो बोल रहे हैं, थकने का काम तो मेरा ही है, लेकिन थक रहा है गोविंद। सर विचार जा रहा है, फोन कर रहा है। चार्ज जा रहा तो फिर कैसे करोगे? ठीक है, तो चलो ऐसा करते हैं कि आज का काम समाप्त करते हैं, ठीक है ना? ओके, और यहीं से हम आगे बढ़ेंगे। और आप क्या करोगे, इसके बेस पर मैं कुछ क्वेश्चन दे दूं आपको करने के लिए, या कुछ क्वेश्चन पूछूं इसका, तब इसको वाइंड अप करते हैं कुछ क्वेश्चन से जो पढ़ाए हैं हम, ठीक है? एग्रीगेट डिमांड को डिफाइन कीजिए, क्विज करता हूँ। एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट बताइए पहले, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, डेली बताइए। सर प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट्स कर दिया, ठीक है, ओके, वेरी गुड। कंजम्पशन, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को डिफाइन कीजिए, सी को। प्राइवेट एक्सपेंडिचर प्राइवेट होता है और इन्वेस्टमेंट होती है। अनीस? सर जो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है उसका मेन मोटिव प्रॉफिट का होता है। और इसमें क्या चीजें आएंगी? हाँ सर, ये भी सर हाउस होल्ड और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज बाय द हाउस होल्ड, ठीक है, टोटल डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द हाउस होल्ड, ठीक है। और इसको किस तरीके से इसको डिटरमाइन, इसको कैसे दिखाया जाता है? इट इज, हाँ, इट इज डिटरमाइंड बाय द लेवल ऑफ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। ये कितना है, इसका पता कैसे चलता है? इसका पता चलता है कि लोगों ने कितना खर्च किया, तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है, ओके। अब आता प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में क्या होगा, कैसे डिफाइन करोगे? बोलिए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ऑफ द हाउस होल्ड्स एंड द प्राइवेट इन्वेस्टर्स, ठीक है, टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, उसमें गलत बोल दिया। हाँ, टू एड टू देयर स्टॉक ऑफ कैपिटल इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, मेनली डिपेंड किस पर करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर डिपेंड्स अपॉन मेनली ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जो खर्चा करती है, जितना खर्चा करती है, तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द परचेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, यस करेक्ट है। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स किस मोटिव से करता है? प्रॉफिट। प्राइवेट प्रॉफिट से करता है और गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर से। हाँ, ठीक है। तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का स्कोप किसके में है, प्राइवेट के या गवर्नमेंट में? इंड्यूस्ड प्राइवेट है। हाँ, ठीक है। और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट? सर गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब जो इनकम, इरेस्पेक्टिव ऑफ इनकम द इन्वेस्टमेंट मेड, इट इज नोन एज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इनकम का लेवल कुछ भी हो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट है तो उस इन्वेस्टमेंट को हम और इन्वेस्टमेंट करते हैं। अप्लाई एग्रीगेट सप्लाई, टोटल सप्लाई इन अ 1 ईयर
टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेड हाँ सर, बिना 1 ईयर बाय द मतलब प्रोड्यूसर। ऑल द प्रोड्यूसर्स इन द इकोनॉमी। ठीक है, इसको 3 तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। कौन कौन तरीका है? मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, मतलब प्रोडक्ट मेथड के द्वारा। दूसरा क्या है? इनकम मेथड, वाई इजकल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। और तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? सेल करने पर। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ मिनिमम इनकम विच द फॉर्म विल रिसीव एज सेल प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि इफेक्टिव डिमांड क्या होता है। इफेक्टिव डिमांड, जहां पर एग्रीगेट डिमांड इक्वल होता है एग्रीगेट सप्लाई के। ठीक है, इसके बाद कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, इस पर बताया कि था हमने। कंजम्पशन, रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, सी इजकल टू फंक्शन ऑफ वाई, एफ वाई। ठीक है, इसके बाद हमने बताया कि सी डिपेंड करता है कई बातों पर, कंजम्पशन कई बातों पर डिपेंड करता है। उसको एल्जेब्रिकली हम अगर एक्सप्रेस करें कंजम्पशन फंक्शन को, तो सी इजकल टू सी बार प्लस बी वाई। सी बार क्या है? ऑटोनोमस कंजम्पशन, बी एमपीसी। यस सर। ठीक है, यस सर। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, इसके बाद हमने बात किया प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बताया 2 प्रकार का होता है, एक मार्जिनल, एक एवरेज। मार्जिनल क्या है? एवरेज। वो चेंज इनकम टू द चेंज इन कंजम्पशन, डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। और एवरेज क्या है? सी बाई वाई। ठीक है, तो चलो इसी के साथ हम इसको एंड अप करते हैं। और आपने रिवीजन भी मैंने देख लिया। इसके बाद कल आप इस लेसन को ठीक से आज इसको ठीक से पढ़ लोगे ताकि कल और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ओके। यस सर। चलो, थैंक यू। और सर सारे बच्चों को बोल दो कि ज्वाइन करने के लिए ना। सारे बच्चे मतलब जो हमारे रिमेडियल Yes, वाले sir, बच्चे yes. हैं। बोलिए। सर सर ये फोटो भेज देना इनकी खींच के, दिख नहीं रहा था अच्छे से। ओके ओके, यस सर, दिख नहीं रहा था। ठीक, ओके, रिकॉर्ड में कर लेता, कर लिया हूँ। ठीक है, आप ठीक, फोटो भेज देना। ठीक, ओके। आप फोटो मुझे भेज दो। तुम कैसे भेज रहा हूँ? भेज रहे हो कि नहीं भेज रहे हो? भेज रहा हूँ। हाँ, हाँ, जो ना ताकि भेज दिया। भेज दिया।